द नॉलेज केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज क्राउन जी के बुक पेज बाय पेज श्रृंखला का आज चौथा दिन है और एपिसोड नंबर 4 में आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शासक या वंश हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि आपने इससे पहले के 3 वीडियो में अगर आपने उसको फॉलो किया है उसमें देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने महाजनपद तक चर्चा की थी। 16 महाजनपद हुए टोटल, जिसमें मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली बन गया था और यह साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वो गिरिब्रज राजगिरी थी। कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी, इसी को कहा जाता है। यहाँ पर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है। 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ पर है? तो बौद्ध साहित्य में आप अगर अंगुत्तर निकाय देखेंगे तो वहाँ पर है, और जैन साहित्य में भगवती सूत्र में आपको उल्लेख मिल जाता है महाजनपद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार बृहदर्थ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, महाकाव्य के अनुसार बृहदर्थ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मगध का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस वेद में मिलता है? तो वो मिलता है आपको अथर्ववेद में। ठीक है, वह वसु का पुत्र था। कौन? बृहदर्थ। ऐसा माना जाता है महाकाव्य के अनुसार बृहदर्थ ने मगध राज्य की स्थापना की थी, इसलिए जो पहला वंश स्टार्ट होता है वो बृहदर्थ वंश भी कहा जाता है उसे। वह वसु का पुत्र था और जरासंघ का पिता था। बृहदर्थ जो था वो जरासंघ का पिता था। अब मगध साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण वंश हुए उसका जो ट्रिक है वो है हसीन मशुक। ठीक है, हसीन मशुक, यह काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है, आप सबको भी पता होगा। हसीन, ह से हो गया आपका हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ठीक है, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सू से शुंग वंश और क से कन्नम वंश। तो आज जो हम चर्चा करेंगे हसीनम तक हम चर्चा करेंगे। शुंग और कन्नब की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने कहा था कि हसीन यानी कि हर्यक वंश, उसके बाद हम देखेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद नंद वंश और मौर्य वंश देखेंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य के नाम से जो आपका ये एपिसोड रहेगा मौर्य साम्राज्य, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य रहा, मगध का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा। हर्यक वंश की चर्चा करेंगे तो हर्यक वंश के संस्था, इसमें प्रमुख जो शासक थे वो बिंबिसार हुए। इसमें हम चर्चा देखेंगे अजातशत्रु की और उदयन की। वहीं शिशुनाग वंश में हम देखेंगे शिशुनाग की और कालाशोक की। आपको याद होगा कालाशोक के समय जो है बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी, जो कि कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। वहीं अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, जो कि राजगिरी में हुई थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और इसमें अंतिम जो शासक हैं वो घनानंद हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए हर्यक वंश से शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय मिल जाएं। चलिए हर्यक वंश की बात करते हैं। तो हर्यक वंश जो है वो उसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और इनका जो शासन अवधि रहा यानी कि शासनकाल रहा वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने विवाह पद्धति अपनाई थी। यहाँ पर आप 3 नाम देख रहे हैं, महाकौशला, चेल्लना और क्षेमा। विवाह पद्धति के आधार पर इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। ये महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक भी थे। राजगिरी और इनकी राजधानी थी। हालांकि मगध की ही राजधानी जो थी वो राजगिरी गिरिब्रज थी। बिंबिसार को श्रेनिक भी कहा जाता था। श्रेणी का मतलब होता है सेना रखने वाला, यानी बिंबिसार सेना रखते थे, इसलिए इन्हें श्रेनिक भी कहा जाता था। उसने विजय एवं विस्तार की नीति की शुरुआत की कि जीतना है और अपने साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की, जैसा कि हमने आपके साथ चर्चा की। उसने 3 विवाह किए, टोटल 3 विवाह किए
और कौन कौन सी जगह पर विवाह किया उन्होंने। तो पहली पत्नी थी उनकी वो थी महाकोसला देवी, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। क्या नाम था उनका? महाकोसला देवी, जो कि कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से जो बिंबिसार है उनको क्या मिला? उनको मिला काशी दहेज के रूप में। ठीक है। दूसरी पत्नी थी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चिल्लना, जिसने अजात शत्रु को जन्म दिया था। यानी कि हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बिंबिसार, उनके पुत्र हुए अजात शत्रु, उनका जन्म किस से हुआ? तो चिल्लना से हुआ। और चिल्लना किस गणराज्य की थी? लिच्छवी गणराज्य, जो कि आप जानते हैं कि वैशाली गणतंत्र सबसे प्राचीन गणतंत्र के रूप में जाना जाता है, उसी के अंतर्गत है ये। तीसरी रानी थी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा। यानी कि 3 पत्नियां थी इनकी, महाकोसला देवी और उसके अलावा चिल्लना और तीसरी थी क्षेमा। महाकोसला जो थी वो प्रसेनजीत की बहन थी, इससे उसको काशी दहेज के रूप में मिला। दूसरी पत्नी लिच्छवी के गणराज्य चेटक की पुत्री थी चिल्लना, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी रानी थी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा। तो कुल 3 पत्नियों के साथ इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया विवाह नीति के आधार पर। इन विवाहों के फलस्वरूप क्या हुआ? मगध जो है वो पश्चिम और उत्तर की तरफ फैला। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने किसकी हत्या कर दी? ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और अंग को अपने मगध में मिला लिया। किसकी हत्या कर? ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बात करते हैं। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत से युद्ध किया, लेकिन अंत में दोनों दोस्त बन गए। ठीक है, तो दुश्मनी जो है वो दोस्ती में बदल गई। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब चंड प्रदोत को जब जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीवक कौन थे? तो बिंबिसार के यहाँ डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। अवंती के राजा चंड प्रदोत, जिनसे युद्ध भी किया उन्होंने, लेकिन अंत में दोनों दोस्त बन गए। और दोस्ती में इन्होंने क्या किया कि जब उनको जॉन्डिस हुआ चंड प्रदोत को, तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उसके दरबार में भेजा उसके इलाज करने के लिए कि जाओ दोस्त को ठीक करके आओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अजात शत्रु की बात करते हैं। तो हमने देखा बिंबिसार ने 3 विवाह किया, एक महाकोसला से, एक चिल्लना से और क्षेमा से। ठीक है, तीनों से विवाह आधार पर उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम अजात शत्रु की चर्चा करेंगे। तो अजात शत्रु का जो कालक्रम है, शासनाखंड है, वो है 492 से 460 ईसा पूर्व। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजात शत्रु का जन्म किससे हुआ था? तो ये हुआ था चिल्लना से, जो कि लिच्छवी गणराज्य के जो चेटक थे उनकी पुत्री थी चिल्लना, उनसे विवाह किया था बिंबिसार ने, और उनसे पुत्र हुआ था अजात शत्रु। तो अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बन गया और उसे इसी वजह से उसे कुनी कहा जाता है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, फिर अजात शत्रु की हत्या उसका पुत्र करेगा। ठीक है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजात शत्रु ने क्या किया? कौशल और वैशाली को पराजित करके मगध में मिला लिया। कौशल और वैशाली को पराजित करके मगध में मिला लिया था। इसके बाप ने अंग को मगध में मिलाया था, अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली को मिला लिया अपने में। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का भी प्रयोग किया था। महाशिला कंटक और रथ मूसल हथियार का प्रयोग इसने किया था। इसका जो मंत्री था वो बरशकार, वो काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। यह प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि कौशल और वैशाली को जीतने में अजातशत्रु की सबसे ज़्यादा मदद किसने की? तो वो वर्षकार ने की। किसने की? वर्षकार ने। अब आगे बात करते हैं। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने, अवंती भी एक महाजनपद था और अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और अवंती 2 हिस्सों में था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती।
उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। हालांकि मोटा मोटी से अवंती की राजधानी उज्जैन ही मानी जाती है। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई कि अवंती का जो शासक है वो प्रहार न करे, यानी चढ़ाई न करे, इसलिए उसने राजगीर की किलेबंदी करवा दी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था। इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। और पहली बौद्ध संगीति जो है वो राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय। अजातशत्रु के बाद हम चर्चा करेंगे उदयीन की। अब उदयीन का कार्यकाल है 460 से 444 ईसा पूर्व। उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पटना का संस्थापक या पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह उदयीन को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? उदयीन को माना जाता है। उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। इससे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी, ठीक है। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? उदयीन ने बनाया, अजातशत्रु का पुत्र। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर किला बनवाया। इस वंश का अंतिम शासक यहीं पर अब आकर खत्म हो गया कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक हुआ। तो मोटा मोटी बात हर्यक वंश में जानने वाली क्या है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन था। उदयीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है। अंग को किसने मिलाया? बिंबिसार ने मिलाया, ठीक है। अवंती को किसने मिलाया? तो अवंती के खतरे का सामने करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी कर ली, ठीक है। पाटलिपुत्र को किस हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई? उदयीन ने बनाई, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक हुआ। इतना ही बात इसमें जानने योग्य है। अब हम चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश का जो कालखंड है वो 412 से 345 ईसा पूर्व है। और इसमें दो महत्वपूर्ण शासक हैं, शिशुनाग और कालाशोक। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। शिशुनाग जो कि नागदशक का ही अमात्य था, ठीक है, यानी उसी के दरबार में वह काम करता था। उसने नागदशक को गद्दी से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो भाई साहब, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। जैसा कि हमारा जो ट्रिक है हसीनम चलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम सुख अगले दिन देखेंगे। तो हर्यक खत्म हो गया, अब कौन सा आया? शिशुनाग। शिशुनाग कैसे आया? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, वह अंतिम शासक था। नागदशक के दरबार में ही शिशुनाग रहते थे, वो उसके यहाँ दरबारी थे। उसने नागदशक को पद से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाली। और यहाँ से भाई साहब राजधानी जो है वह कहाँ चली गई? पाटलिपुत्रा उदयीन ने बनाई थी राजधानी, और फिर से राजधानी ट्रांसफ़र होकर वैशाली चली गई। तो वैशाली कौन लेके चला गया राजधानी? शिशुनाग लेके चला गया। एक बार अंत में दोहराएंगे कि राजधानी कहाँ से कहाँ कैसे कैसे गई। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने क्या किया? अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती से के खतरे से बचने के लिए जो अजातशत्रु है उसने राजगीर में किलेबंदी कराई थी। शिशुनाग ने उसको मिला लिया, टेंशन खत्म। अब कालाशोक की चर्चा करते हैं। कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई? दूसरी हुई थी। इसने पाटलिपुत्र को फिर से मगध की राजधानी बनाया। क्या खेल चल रहा है? पहले हर्यक वंश में बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी बनाई, और उसके बाद उदयीन आए, उसने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। फिर आ गए शिशुनाग, उसने वैशाली को राजधानी बनाई। अब कालाशोक ने फिर से उठाकर राजधानी जो है वैशाली से उठाकर कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसकी अध्यक्षता सवाका में किए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता सवाकामी कर रहे थे। और यह बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। लेकिन यह राजधानी कहाँ लेकर चला गया था? पाटलिपुत्र लेकर चला गया था, ठीक है।
नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। तो आपसे प्रश्न आएगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। बहुत आसान, सिर्फ अंतिम में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए अंतिम को याद रखेंगे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब हसी हो गया तो 9 पे आएंगे, यानी 9 से हमारा नंद वंश होगा। और नंद वंश का जो कालखंड है वो 344 से 322 ईसा पूर्व है। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, जो कि 344 से 334 10 वर्ष तक यह शासक रहा। महापद्मनंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की, इसने कलिंग को मगध में मिला लिया। कलिंग की राजधानी कहाँ होती थी? तोसली होती थी। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया था और उसने अपने आप को क्या कहा था? एकराट कहा था। तो अपने आप को एकराट की उपाधि किसने दे डाली? महापद्मनंद ने, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिला लिया था। महापद्मनंद के बाद डायरेक्ट हम बात करेंगे घनानंद की, और यह इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और सबसे ज़्यादा बार यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो वह था घनानंद। मौर्य वंश ये यहाँ पर मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो घनानंद था, जो कि नंद वंश का शासक था। और घनानंद को ही मारकर, हराकर, जो भी कहिए, इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है, जिसमें चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो भी कहिए, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो आइए मौर्य साम्राज्य हमारा यहाँ से शुरुआत होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को हराया और मौर्य वंश की नींव डाल दी। और मौर्य वंश जो है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चलेगा। ठीक है। अब सिकंदर का आक्रमण हुआ घनानंद के समय, तो इसके बारे में भी कुछ जान लें। इस सिकंदर जो है वो मकदूनिया का शासक था और उसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। वह अरस्तु का चेला था, वही अरस्तु जिसे इतिहास का जनक माना जाता है। तो अरस्तु का चेला था सिकंदर। उसके पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की को एशिया माइनर कहा जाता था, उसके अलावा इराक और ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा को पार करके, खैबर दर्रा कहाँ पड़ता है यह भी प्रश्न कई बार भूगोल के अंतर्गत आता है, तो खैबर दर्रा आपको अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। वहीं गोमल दर्रा जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो खैबर दर्रा पार करके यह 326 ईसा पूर्व में भारत पर अटैक किया। उस समय थे मगध साम्राज्य में घनानंद, लेकिन यहाँ तक वो पहुँचे नहीं। तक्षशिला में शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। तक्षशिला के जो शासक थे आम्भी, उसने युद्ध करने से पहले ही इनकार कर दिए, यानी पहले ही इसने जीत घोषित कर दी, सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद सिकंदर के साथ जो कई बार इतिहास में जो जुड़ा हुआ प्रश्न है वो पूछा जाता है कि हाइडे स्पेसीज का युद्ध या बितस्ता या झेलम का युद्ध, तीनों नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को किसके किसके बीच लड़ा गया? तो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। इसमें किसको हार हुई? तो इसमें पोरस हार गया। सिकंदर ने पोरस को हराया, लेकिन उसके साहस से प्रभावित होकर कहा कि वाह, तुम बहादुर हो, तुम ब्रेव हो, इसलिए तुम्हारा जो राज्य है वो हम लौटा देते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ, यानी सिकंदर खुश हो गया। सिकंदर का खुश होने के बाद उसने पोरस जो है वो सिकंदर का सहयोगी बन गया। कहा कि चलो अब भाई, तुम्हारे जैसा कहाँ कोई मिलता है, जीतने के बाद भी लौटा रहे हो। तो वह उसका पार्टनर बन गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, जिसे बिपाशा नदी कहा जाता था पहले, उस नदी को पार करने से इनकार कर दिया और वहीं से सिकंदर लौट गया। और लौटते ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो भाई साहब 326 ईसा पूर्व में हमारे भारत पर आक्रमण किए थे और इनका युद्ध हुआ था हाइडेस्पिसीज या बितस्ता या झेलम का युद्ध, जो कि पोरस के खिलाफ हुआ था
और इसमें पोरस हार गया था। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा था। यह प्रश्न तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन पढ़ लीजिए कि सिकंदर लगभग 19 महीने तक भारत में रहा, और जब भारत से वह लौट रहा था तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। जब वह जीतता हुआ आता चला जा रहा था, जीतते जा रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था, उसका मकसद ही था कि वह पूरी दुनिया का शासक बने। तो काबुल में उसने सिकंदरिया, जो कि आधुनिक बेग्राम है, झेलम के तट पर उसने बुकेफला। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी और उस जगह का सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफला था, ठीक है। इसीलिए झेलम के तट का जो नामकरण है उसने बुकेफाल कर दिया या बाउकेफला कर दिया, चूँकि शब्दावली का एग्जैक्ट जो है वो बुकों में शामिल नहीं रहता है, कुछ ना कुछ हेरफेर रहता है। एवं निकाया, जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था। तो ये 3 क्षेत्र जो हैं वो सिकंदर ने पश्चिम भारत में स्थापित किए। एरियन कौन थे? यूनानी इतिहासकार थे। निरियाकस कौन थे? तो सिकंदर का जल सेनापति थे, यानी कि एडमिरल थे। अभी हमारे यहाँ एडमिरल कौन है? कमेंट करके बताइए। सेलुकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, और सेलुकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनी, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा। सिकंदर ने निरियाकस के नेतृत्व में, चूंकि जल का जो कमांडर था, ठीक है, सेनापति था, नौसेना का जो कमांडर था निरियाकस, उसी के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक, कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। किसको? निरियाकस को। तो निरियाकस कौन था भाई? सिकंदर का जल सेनापति था, ठीक है, और थल सेनापति भी होगा, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है। आगे आ गया हमारा सबसे बड़ा वंश, मौर्य साम्राज्य वंश, ठीक है। मौर्य लोक होटल का भी नाम आपने सुना होगा। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको हराया था? गणानंद को हराया था। किसकी सहायता से हराया था? तो चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से हराया था। तो उसने मगध के नंद वंश के शासक घनानंद का काम तमाम कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानना है तो अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। जब हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा कर रहे थे पहले एपिसोड में, तब वहाँ पे हमने विस्तार से देखा था कि अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखा या विष्णुगुप्त ने लिखा या चाणक्य ने लिखा, उन्होंने मौर्य वंश की जानकारी दी। इसमें राज व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिचुएशन की जानकारी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, और यह 15 चैप्टर में डिवाइडेड है। इसमें कुल 15 चैप्टर है, ठीक है, तथा इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। चैप्टर कितने हैं भाई साहब? चैप्टर हैं 15। राज्य हैं, राज्य के 7 पार्ट्स ऑफ स्टेट हैं। पार्ट्स ऑफ स्टेट की चर्चा है इसमें 7, जिसमें स्वामी राजा को कहा जाता है, राजा को स्वामी, मंत्री को अमात्य कहा जाता था। हमने अभी चर्चा किया था कि शिशुनाग जो था वह अमात्य था। किसका अमात्य था? तो वह हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसके यहाँ अमात्य था, ठीक है। उसकी हत्या कर उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो अमात्य मंत्री को कहा जाता था। इसके अलावा मित्र, सेना, कोष, दुर्ग, जनपद, ये सब जो है 7 अंगों का वर्णन था। दुर्ग और जनपद, स्वामी राजा को कहा जाता था, अमात्य मंत्री को। इसके अलावा मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। और मैकियावेली का जो प्रिंस है उसकी तुलना किससे की जाती है? तो अर्थशास्त्र से की जाती है। अर्थशास्त्र की भाषा क्या है? तो अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है और यह कहानी के रूप में है। इसमें कुल 15 चैप्टर है। इसमें 7 राज्य के 7 अंगों को बताया गया है।
अब हम मुद्रा राक्षस से भी जानते हैं कि मुद्रा राक्षस भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखा दत्त। इन्होंने नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में लिखा है। इसके अलावा इंडिका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि मूल रूप में प्राप्त नहीं है। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा तो स्वाभाविक है कि वह मौर्य वंश के बारे में लिखेगा। इसके बाद है जस्टिन, जो कि यूनानी लेखक हैं। इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसा जस्टिन का मानना है, और जस्टिन एक यूनानी लेखक है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश, जो कि सिंगली साहित्य है, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं, और यह श्रीलंका में लिखा गया तो इसलिए इसे सिंगली साहित्य कहा गया। और इसका प्रचार, इसके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था श्रीलंका। इसका उल्लेख यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखा गया। जूनागढ़, जो कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख है। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। यानी सुदर्शन झील जो है वह गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में था, माफ़ कीजिएगा। सुदर्शन झील एक दूसरा भी है जो श्रीनगर का है, वो शायद अशोक ने बनवाया था। तो ये जो सुदर्शन झील है वो है आपका कहाँ का, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत का। गुजरात को सौराष्ट्र भी कहा जाता था। तो उस प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए था, ऐसा माना जाता है कि पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था, जिसका जानकारी आपको जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे आपको पता चलता है। सबसे पहले अर्थशास्त्र से, मुद्रा राक्षस से, चूँकि बीपीएससी में इनमें से एक से अधिक वाले प्रश्न भी आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्य वंश की जानकारी जो है वो आपको अर्थशास्त्र से, मुद्रा राक्षस से, इंडिका से, जस्टिन लेखक से, दीपवंश महावंश से, बौद्ध साहित्य से, और इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन का है, इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है। इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से मिल जाती है। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेख के द्वारा अपनी प्रजा को डायरेक्टली संबोधित करता था। जैसे मोदी जी है, मन की बात करते हैं रेडियो पर आकर, ऑल इंडिया रेडियो पर, तो वैसे ही अशोक पहला आदमी था। जैसे पहला आदमी है मोदी जी, सब काम करने में पहला आदमी है, उसी तरह से अशोक भी पहला आदमी था जो कि अपनी प्रजा को डायरेक्ट संबोधित करता था। अभिवादन, संबोधन जो कहिए, वो किसके माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से। अशोक के शिलालेख में दीर्घ शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, पृथक शिलालेख हैं, दीर्घ स्तंभ लेख हैं और लघु स्तंभ लेख हैं। यानी शिलालेख दो टाइप के हैं, दीर्घ हैं, लघु और एक पृथक हैं। स्तंभ लेख दो टाइप के हैं, एक दीर्घ है और एक लघु है। शिलालेख के तीन प्रकार हैं, दीर्घ, लघु और पृथक, अलग अलग। और स्तंभ लेख दो टाइप के हैं, दीर्घ और लघु। ठीक है। आइए, अशोक के अभिलेख जो है वो आपको ब्राह्मी लिपि में भी मिलता है, खरोष्टी में भी मिलता है, अरमाइक और ग्रीक में भी मिलता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि खरोष्टी लिपि जो है उसमें दाएं से बाईं ओर, जैसे उर्दू लिखा जाता है उस टाइप से दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि जो ब्राह्मी लिपि है उसका ठीक है, जैसा हम लोग अभी लिखते हैं बाएं से दाएं, तो ये हो गया ब्राह्मी। ठीक है। ब्राह्मी में ब से शुरू होगा, बाएं से दाएं, और खरोष्टी में दाएं से बाएं जाएगा। ठीक। अशोक के सर्वाधिक शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में है, जिसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का जो शिलालेख है सबसे ज़्यादा वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है, जिसे अर्ध मगधी भी कहा जाता है। और इसके लिए लिपि कौन सी है, ब्राह्मी, और ब्राह्मी लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। खोजा था भाई साहब टी पैंथलर ने 1750 में। टी पैंथलर ने खोजा, लेकिन इसको पढ़ा कौन,
तो इसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को सम्राट कहा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में अशोक ने खुद को सम्राट कहा है, तो वह भाब्रू अभिलेख में कहा। अशोक के शिलालेख और उनके विषय की चर्चा करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मिलान करने वाले प्रश्न में। पहला जो शिलालेख है उसमें पशुवध है, यानी प से पशुवध, इसको लिंक कर लेंगे। पहला में पशुवध निषेध कहा गया है कि पशु हत्या नहीं होगा, गौ हत्या नहीं चलेगा, मुर्गा हत्या नहीं चलेगा, खस्सी हत्या नहीं चलेगा। ठीक है, अशोक। दूसरा शिलालेख विदेशों में धर्म प्रचार, मनुष्य और पशु चिकित्सा। पहला में तो उसने कहा कि पशु वध निषेध, दूसरा में कहा धर्म प्रचार, मनुष्य और पशु की चिकित्सा होनी चाहिए। ठीक है, मनुष्य और जानवर दोनों का इलाज करवाओ। तीसरे शिलालेख में उसने राजुक और युक्ति की नियुक्ति, राजुक और युक्ति की नियुक्ति और अधिकारियों को हर 5 साल पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह करने आदेश दिया कि आप 5 साल पर जाइए, भ्रमण करिए और अपने जनता से मिलिए कि वो खुश है या नहीं है, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी जो सिस्टम है 5 साल वाला अभी भी सिस्टम है, बस वही है कि 5 साल बाद आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं। चौथा शिलालेख की बात करें तो ये इसमें धम्म घोष और भेरी घोष के स्थान, धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन, यानी धम्म घोष की जगह भेरी घोष का उसने जगह दिया चौथे शिलालेख में। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। छठे शिलालेख में जन मामलों के निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधार है। जन सुनवाई, जन कार्रवाई, जैसे मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, सुनवाई कुछ होती नहीं है, बस एक अच्छा सा फंक्शन है जो चलता है। सातवें शिलालेख में अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा, ऐसा वह उल्लेख करता है कि सातवें शिलालेख में, यानी कि वह वचन देता है कि मैं सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखूँगा। ठीक है, किसी धर्म के तरफ बाइस नहीं होऊंगा, झुकाव नहीं रखूँगा। आठवां शिलालेख है जिसमें बोध गया की यात्रा का उल्लेख है। बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन उसने किया था। 9वें शिलालेख में सच्चे विधान और शिष्टाचार का वर्णन है। 10वें शिलालेख में अशोक के उद्यम का लक्ष्य और धर्माचरण की श्रेष्ठता, यानी कि उसका जो इंटरप्रेन्योरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है, अशोक के उद्यम का जो लक्ष्य है, उसके बारे में 10वें शिलालेख में चर्चा। 11वें शिलालेख में धम्म के तत्वों का प्रकाशन है। 12वें शिलालेख में उसने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया है। और 13वां शिलालेख जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है यहाँ से कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है, तो वह 13वें शिलालेख में है। इसमें कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा की, विदेशों में धम्म प्रचार करवाया, और यानी यहीं से कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। 14 शिलालेख हैं, इसमें 14वें शिलालेख में पहले 13 शिलालेखों का जो पुनरावलोकन है, यानी कि फीडबैक लेगा, कितना महान शासक था, इसलिए अशोका द ग्रेट कहा जाता है इसे, कि फीडबैक के लिए भी इसने एक शिलालेख बनाया था कि 14वें शिलालेख में हम बाकी 13 शिलालेख का के अंतर्गत क्या काम हो रहे हैं उसका फीडबैक लेंगे, और अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेता की संज्ञा इसमें दी गई है। अब आइए इनके जो स्तंभ लेख हैं, चूँकि जो शिलालेख थे वो 3 टाइप के थे, दीर्घ भी थे, लघु भी थे और पृथक भी थे। स्तंभ लेख 2 ही थे, दीर्घ और लघु। स्तंभ लेख की संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। रामपुरवा, दिल्ली टोपड़ा, चूँकि यहाँ दिल्ली टोपड़ा इसलिए इसका नाम है, और दिल्ली मेरठ इसलिए इसका नाम है चूँकि फिरोज शाह तुगलक जो है ये उसे उठाकर मेरठ टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली ले आया था फिरोज शाह तुगलक अशोक के स्तंभ लेख को। लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, लौरिया अरेराज, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज जो है वो पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण में है, शायद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आगे अगर चर्चा में आएगा तो देख लेंगे। लमगान शिलालेख जो कि अफगानिस्तान से मिला है या अरमाइक भाषा में। उसके अलावा तक्षशिला जो शिलालेख है वो पाकिस्तान तक्षशिला में मिला है, वो अरमाइक भाषा में, और कंधार शिलालेख जो है वो अरमाइक भाषा में। तो इसके जो 3 शिलालेख हैं वो बाहर से मिले हैं, लमगान, तक्षशिला और कंधार।
3 शिलालेख अरमाइक लिपि में है, अरमाइक भाषा में है। और ये याद रखिएगा, कंधार शिलालेख पूछा गया है कई बार। ये सार ए कोना अफगानिस्तान जगह से प्राप्त हुआ है। अशोक के लघु शिलालेख, चूँकि लघु भी है दीर्घ भी था, तो दीर्घ हमने देख लिया, लघु शिलालेख देखेंगे तो मध्य प्रदेश रूपनाथपुर, गरजरा, बधुनी, सीहोर ये यहाँ मिलता है। उत्तर प्रदेश में अरौरा मिर्ज़ापुर में, राजस्थान में बैराट, भाबरू जयपुर में, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पालकीगुड़, जटिंग, रामेश्वरम, गोबी मठ, सन्नति, मासी ये सब मिलता है। इसको याद नहीं रखना है, बस देख लेना है। बिहार के सहसाराम, चंदनवीर पहाड़ी में लघु शिलालेख मिलते हैं। अब आइए मौर्यों की उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका वंश जो है वो विवादास्पद है, कोई इसे उच्च कुल का मानने को तैयार ही नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य उच्च कुल का था। तो सब अलग अलग चर्चा करते हैं। जैसे ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो शूद्र हैं, और ऐसा माना जाता है कि मूरा नामक स्त्री से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस वंश से है, वो शूद्र वंश से है। वहीं बौद्ध साहित्य की माने तो वह कहता है बौद्ध साहित्य की क्षत्रिय वंश से रिलेटेड था। वहीं हेमचंद्र का जो परिशिष्टि पर्वन है उसमें इसे मोर पालक का पुत्र माना गया है, यानी मोर को जो पालते हैं उसका पुत्र माना गया है। वहीं मुद्रा राक्षस में इसे शूद्र वंश से उत्पन्न वृषल कहा गया है। मुद्रा राक्षस जो कि मौर्य वंश की विस्तृत व्याख्या करता है, उसमें इसे शूद्र वंश से उत्पन्न बताया गया है। वहीं राजपुताना गजेटियर में इसे राजपूत बताया गया है। तो महावंश में इसे क्षत्रिय कहा गया, ब्राह्मण परंपरा के अनुसार इसे शूद्र माना गया, मुद्रा राक्षस के अनुसार, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, यानी कि शूद्र वंश से उत्पन्न कहा गया है। आइए पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना कार्यकाल। 322 से 298 ईसा पूर्व तक ये संभालेंगे गद्दी। चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर, चूँकि उसने अपना प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस और सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी था, तो उसको हराया। संघर्ष के बाद संधि हुई। भाई जैसे ही लड़ाई जीती जाती थी तो संधि होना स्वाभाविक था। ये इतिहास बताता है हमें कि संधि के तहत मामला सलटाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल और मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया और सेल्यूकस ने खुशी खुशी अपनी पुत्री को उपहार कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, जो कि जिसका दूसरा नाम कार्नेलिया था, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया। तो बड़ी दुर्दशा थी भाई साहब। हारने के बाद कहना क्या हुआ, धन भी गया और तन भी गया। पुत्री का विवाह करना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य से। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह कर दिया। 500 हाथी मिला उपहार में दामाद की तरफ से। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम थे, जैसे सेंड्रोकोटस, स्ट्रेबो, एरियन जस्टिन के ग्रंथों में इसे सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, इसे एंड्रोकोटस भी कहा है। तो इसे प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, स्ट्रेबो ने सेंड्रोकोटस कहा है। वहीं जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जो रुद्रदामन प्रथम ने लिखा है, संस्कृत में है, वो चंद्रगुप्त कहता है, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ही कहता है। ये याद रखिएगा, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा, स्ट्रेबो ने सेंड्रोकोटस कहा। तो बड़ा लिंक है ये, स्ट्रेबो सेंड्रोकोटस, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, प्लूटार्क एंड्रोकोटस कहा है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर, अब भाई हारे हैं, ऊपर से बेटी दिया है, तो अपना राजदूत भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जहां उसने इंडिका लिख डाली। वहां पर बैठे बैठे क्या करते, इंडिका लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्रा में पहली जैन संगीति हुई थी।
तो भाई साहब पहली जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी, दूसरी जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो पहली जो जैन संगीति हुई थी वह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था पाटलिपुत्रा में। यहीं पर जब से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संन्यास धारण करते हुए अब भद्रबाहु के साथ, जो कि दक्षिणी जैन कहलाए, दक्षिणी अकाल जब पड़ा था तो कुछ जो जैन हैं वो कहाँ चले गए थे, कर्नाटक की श्रवण बेलगोला चले गए थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ चल पड़े, जहाँ उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बनाई। भाई जहाँ जाएंगे वहीं राजा, जहाँ जाएगा वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त नामक बस्ती बसाई और संलेखना, संलेखना का मतलब है उपवास, ठीक है, उपवास और निर्जल रहकर उसने क्या कर दिया, प्राण त्याग दिया। ठीक है, उपवास और अनशन के द्वारा संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया। अब मेगास्थनीज की चर्चा है, तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई, तो वह सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर के दरबार में रहता था। सिकंदर का वह क्या कहते हैं, प्रतिनिधि था, जो सिकंदर ने जहाँ जीता था वहाँ पे उसको बनाया था अपना प्रतिनिधि। तो मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने इंडिका लिखी, 7 साल लगा, उसने 7 साल में इंडिका लिखी और उसने यहाँ पर 7 वर्गों में भी बांट दिया। बहुत बड़ा संजोग है कि इसने 7 साल तक यहाँ रहा और भारतीय समाज को भी 7 वर्गों में बांट दिया भाई। यहीं पर उसके उदाहरणों को यूनानी लेखक एरिया डायोडोरस और स्ट्रेबो ने तो सेंडोकोटस कहा था, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। वहीं जूनागढ़ के अभिलेख में चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य ही कहा, चंद्रगुप्त ही कहा गया। इसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा था। किसने कहा था भाई साहब, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा था। अब ये यूनानी लोग हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे ही, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कहेंगे ही, इसमें कौन सी नई बात है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था। इसमें किसान थे, शिकारी थे, मंत्री थे, दार्शनिक थे, निरीक्षक थे, व्यापारी थे और योद्धा थे। उसके अनुसार भारतीय शिव यानी डायनोसियस, शिव को डायनोसियस और कृष्ण को हेराक्लीज की पूजा करते थे। यानी कि मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है और शिव जी को डायनोसियस कहा। ठीक है, चलो भगवान का भी नाम पलट कर दिया यार, क्या कर रहा है। आगे हम बात करेंगे पाटलिपुत्र के प्रशासन जो था वो 6 समितियों के द्वारा किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 मेंबर होते थे, यानी 6 5 जा 30, यानी कि टोटल 30 लोगों का ग्रुप चलता था। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया, मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया, यानी प्रधानमंत्री को ही छोड़ दिया। अब आइए, इसने वर्णन नहीं किया तो क्या हम भी छोड़ देंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सब इन्हीं का नाम है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, इनके पिता का नाम था चनक। चाणक्य के पिता का नाम चनक था। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, चूँकि इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसकी तुलना किससे की जाती है, द प्रिंस से की जाती है, और द प्रिंस मैकियावेली ने लिखी है। इसलिए भारत का मैकियावेली अगर कहना हो तो किसे कहेंगे, चाणक्य को कहेंगे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जो 15 चैप्टर में है। इसके अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सबसे पहले 1909 में इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया था। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विजर्षभ, ठीक है, द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण। लेकिन आपने देखा कि चंद्रगुप्त की दुर्दशा हो गई, बहुत सारे लोगों ने मुद्रा राक्षस में से बिरसल कहा गया, बिरसल का मतलब होता है शूद्र से उत्पन्न। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार मूरा से उत्पन्न बताया गया, तो इसलिए इसको शूद्र माना गया। ठीक है, तो वहाँ पर बड़ी दुविधा थी, लेकिन पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया, अच्छी बात है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता था। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है, नैतिकता को गौण माना है कि युद्ध के मामले में नैतिकता की आवश्यकता नहीं है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, युद्ध कैसे हो जीतना है, आपको युद्ध पर ध्यान देना है, चाहे वो कैसे भी करके जीते। यानी इसने भी कृष्ण का मेथड अपनाया
कृष्ण को हेराक्लीज कहा, किसने कहा? मेगास्थनीज ने। शिव को डायनोसियस बता दिया। बिंदुसार की चर्चा करेंगे। बिंदुसार, बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। ये अशोक के बाप का नाम है, वहाँ हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये मौर्य वंश में है। बिंदुसार जो है वो किस में है? मौर्य वंश में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, वह गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से प्रसिद्धि मिली। ठीक है, इसे वायु पुराण में भद्रसार, यूनानी लेखक ने अमित्रोचेटस, जैन ग्रंथ में सिंहसेन, स्टेबो ने अलिट्रोकेडस कहा, चीनी विवरण में इसको बिंदुपाल कहा गया। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार भद्रसार कहा गया, यूनानी लेखक ने अमित्रोचेटस कहा, जैन ग्रंथ ने सिंहसेन कहा, एलिट्रोकेडस ने स्ट्रैबो कहा, बिंदुपाल ने कहा, चीनी लेखकों ने बिंदुपाल। इसे अमित्रघात के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी कि यह अपने मित्र को छोड़ता है, अमित्र को नहीं छोड़ता है। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल थे। दिव्यावधान जो कि बौद्ध साहित्य है, उसके अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक और सुसीम को भेजा। किसको भेजा? अशोक और सुसीम को भेजा। यह प्रश्न आता है कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? तो अशोक और सुसीम को भेजा। बेटे को भेजेगा, किसको भेजेगा? स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में स्ट्रेबो ने भी क्या कहा? स्ट्रेबो ने कहा एलिट्रोकेटस। वहीं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में कौन आएगा? तो अब दरबार में आने की परंपरा शुरुआत पहले से कर रखा है, बाप ने कर रखा। बाप ने रखा किसको? सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज को बुलवाया। तो बिंदुसार ने भी बुलवाया। किसको बुलवाया? एंटियोकस प्रथम था, जो उसने डायमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी ही माना जाता है। टॉलमी द्वितीय ने भी डायनोसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। सबसे पहले किसने भेजा? एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को भेजा, टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस को भेजा। तो दोनों ही किसके दरबार में आए? बिंदुसार के दरबार में। एथिनियस के अनुसार, एथिनियस कहता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से क्या क्या मंगवाया? कहा कि मदिरा लाओ, उसका चखना दो, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया कि एक मदिरा भेजो, मतलब भेजो शराब, और उसका चखना भी भेजो। उसके अलावा एक मनोरंजन करने के लिए दार्शनिक भेजो जो बढ़िया बढ़िया कहानी बनाए, भेजने का अनुरोध किया था। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, लेकिन बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बना। क्योंकि चाणक्य जीवित होंगे उतने दिन तक, क्योंकि ज़्यादा चर्चा नहीं है चाणक्य के बारे में। तो शुरुआत में बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी चाणक्य थे, बाद में खल्लाटक हुए। कौन हुए बिंदुसार के प्रधानमंत्री? खल्लाटक। तिब्बती लामा तारानाथ के ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। लामा तारानाथ जो है, उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। अब आ जाए अशोका द ग्रेट के बारे में। अशोका द ग्रेट जो है वो 41 वर्ष तक शासन करते हैं, 273 से 232 ईसा पूर्व तक। और इस बीच क्या क्या होगा? बिंदुसार के मरने के बाद उनका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ, इसलिए अशोका द ग्रेट कहा जाता है। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका राज्याभिषेक 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में ही हो सका। यानी कि 4 साल बेचारा बिना राज्याभिषेक के राजा बना रहा। 273 में गद्दी पर बैठ गया, लेकिन राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। हो सकता है किसी पेच में फंस गया हो। ठीक है, अब अशोक के अन्य नाम भी थे, जैसे पुराण में अशोक वर्धन, गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य, भाब्रू शिलालेख में इसने, भाब्रू में तो इसने खुद को सम्राट बताया था। प्रियदर्शी भी कहा उसमें, लौंज मगध कहा, मास्की तथा गुर्जरा में नेट्टूर उद्गोलम अभिलेख में अशोक नाम मिलता है।
उद्देगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही रहता है। पुराण में अशोक वर्धन कहा गया। गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया। भाब्रू शिलालेख में प्रियदर्शी लौंज मगध कहा गया। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं। 4 साल बाद राज्याभिषेक हुआ। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी चंपा। शासक बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो भाई साहब, पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले गवर्नर बनना है, तो अवंती का गवर्नर था अशोक। सबसे पहले अशोक को तक्षशिला भेजा था। किसने? बिंदुसार ने। तक्षशिला के विद्रोह, 2 विद्रोह हुए थे, तो वहाँ अशोक और सुसीम दोनों को भेजा गया था। तो अवंती का गवर्नर था अशोक। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था, और जब शासक बनने से पहले वो उज्जैन, तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, तो उज्जैन का गवर्नर था वो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? संघमित्रा और कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। सुभद्रांगी माता का नाम है, पत्नी का नाम है संघमित्रा और कारुवाकी। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर, जो कि कारुवाकी से उत्पन्न हुआ था, उसका उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में। तो अशोक ने अपने पुत्र कारुवाकी की चर्चा की है। ठीक है, कारुवाकी के पुत्र तीवर की चर्चा की है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी भी थी। ठीक है, इसके अलावा कारुवाकी तो थी, अभी और कौन सी पत्नियां थी? संघमित्रा, कारुवाकी और एक पद्मावती भी थी। नाग देवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी। यार एक ही बार दे देते। नाग देवी भी एक पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, जिसको इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक को अभिलेख में देव नाम प्रिय भी कहा जाता है। पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो श्रीनगर की स्थापना और कल्हन की जो राजतरंगिणी है, जो कश्मीर का इतिहास का वर्णन देता है। कलिंग युद्ध की चर्चा करेंगे तो अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 साल के बाद, यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ? 273 में गद्दी मिल गई। 273 ईसा पूर्व में गद्दी मिल गई, लेकिन राज्याभिषेक हुआ 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में। तो राज्याभिषेक के 8 साल के बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने और कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा हुई, पछतावा हुआ। उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग दी, सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई कि चलो कल्चरल जो विक्ट्री है उसको अपनाते हैं, प्यार से मोहब्बत से एक राज्य को दूसरे राज्य में मिलाते हैं। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया, जो कि 4थे शिलालेख में जिसका वर्णन। ठीक है, यही था कि भेरी घोष के बदले धम्म घोष। कहा है कि मार काट की बजाय जो है वो सांस्कृतिक विक्ट्री, हमको कल्चरल विक्ट्री प्राप्त करनी है, गले मिलकर साम्राज्य विस्तार करना है। युद्ध के बाद अशोक निग्रोध, यानी अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र के प्रवचन सुनकर, कौन प्रवचन सुनाया भाई? सुमन का पुत्र, अशोक के चचेरे भाई थे सुमन, उसका पुत्र था निग्रोध। उसने प्रवचन सुनाया और वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और यहीं से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और तीसरी बौद्ध संगीति हो गई भाई साहब पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्तिस। इन्हीं को उपगुप्त भी कहा जाता है। अशोक बौद्ध धर्म की स्थविर शाखा का अनुयायी था, चूँकि दूसरी बौद्ध संगीति के बाद ही महासंघिक और थेरावादी 2 संघ बट गए थे और हल्का सा विभाजन हुआ था। तो अशोक बौद्ध धर्म की स्थविर शाखा का अनुयायी था। महाविभाजन जो था वो 4थी बौद्ध संगीति के बाद था, जिसमें महायान और हीनयान हो गए थे।
अशोक का धम्म की चर्चा करेंगे। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को प्रचार के लिए भेजा, जिसका उल्लेख भी है। 5वें बृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की थी। चौथे में उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाने की बात कही थी। पहले में उसने पशुपालन वध निषेध कर दिया था। दूसरे में उसने मानव और पशु दोनों की चिकित्सा की बात करी थी। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। एक उपासक के रूप में अशोक जो है हर 10वें वर्ष पर बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी जाता था, जो कि लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, यानी सिद्धार्थ के रूप में वहाँ जन्म हुआ था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बारावर की पहाड़ी गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। आजीविकों के रहने के लिए अशोक के शासनकाल में तृतीय बौ, चूँकि वह 7वें शिलालेख में वचन दिया था कि हम हर धर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे, किसी के प्रति बाइस नहीं होंगे। अशोक के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण बात है वो तिरसिरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस कर रहे थे। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। अब पता नहीं, हम रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन अशोका द ग्रेट थे, तो इसका मतलब है कि रोमन के राजा भी अच्छे खासे होंगे। आइए दशरथ की बात करते हैं। तो ये वो वाले दशरथ मांझी हैं जो मौर्य वंश से है, और हमारे पास भी एक दशरथ जी हैं, वो है दशरथ मांझी, जिनका नारा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप भी इसी संकल्प के साथ जब तक तोड़िए नहीं तब तक इस वीडियो को देखिए। दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था, अशोक का पोता था दशरथ। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई थी। हालांकि बराबर की पहाड़ी में अशोक ने भी गुफाएं बनवाई थी आजीविकों के लिए। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। देवनाम प्रियदर्शी भी अशोक को कहा जाता था। बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ से मौर्य वंश समाप्त होने की कगार पर है। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना यहाँ से कर दिया। तो पहले आया हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसका अंतिम शासक बृहदर्थ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसका सेनापति ही था, उसने कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर डाली। अब मौर्य वंश में मौर्य प्रशासन की चर्चा करेंगे। तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था, इसको थोड़ा फास्ट देखेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया है। अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत है। मैंने पहले बताया कि जो साम्राज्य है उसको 7 हिस्सों में, यानी कि उसके कितने अंग बनाए गए, राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें राजा भी होगा, अमात्य होगा, किला होगा, कोष होगा, सेना होगा, जनपद होगा, मित्र होगा। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार महामात्रों की संख्या कितनी होती थी? 18। शीर्षस्थ यानी कि टॉप क्लास के जो अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। उन्हें 48,000 पन वेतन, अभी जो भाई साहब 4800 का जो ग्रेड पे आपको मिल जाएगा तो कितना मन लपालप करेगा। इसी तरह का 48,000 पन वेतन के रूप में मिलते थे। पन का मतलब होता था 3/4 तोले के बराबर, यानी कि पौने केजी का, पौने तोले का के बराबर चांदी का सिक्का उनको मिलता था। तीर्थ या महामात्य जो 18 लोग होते थे टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स, वो कौन कौन होते थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दवारी, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, जो अभी कलेक्टर साहब को समाहर्ता कहा जाता है, सन्निधाता, प्रशास्ता, प्रदेष्टि, पौर, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल और अंतःपाल। तो ये टॉप 18 ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जिनको महामात्र या तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, महामात्र या तीर्थ कहा जाता था। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी की बात करें तो इसमें पन्याध्यक्ष किसको कहते थे? जो वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था, पन्याध्यक्ष। ठीक है, जो व्यापार का काम देखते थे, सीता अध्यक्ष।
कृषि विभाग का अध्यक्ष। सीता किसको कहते थे? हल द्वारा जो नालियां बन जाती थी उसे कहा जाता था सीता। अक्षपट्टी लिख किसे कहा जाता था? महालेखाकार। यहीं से आ गया। खल्लाटक जो था वो बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना बाद में। ठीक है। पौतवाध्यक्ष कौन था? मापतौल का अधिकारी था। पत्तनाध्यक्ष कौन था? तो अभी भी जानते हैं पत्तन किसको कहा जाता था? बंदरगाह को। इसको तो लिंक कर लेंगे। पौततौल, पौततौल। ठीक है। पौतवाध्यक्ष किसका था? मापतौल का अधिकारी था। पन्याध्यक्ष किसका अधिकारी था? तो वाणिज्य व्यापार का हेड होता था। सीताध्यक्ष कृषि व्यापार का अध्यक्ष होता था। ठीक है। अक्ष पलटा, अक्ष मतलब अक्षर। ठीक है। अक्ष को पट्ट पे लिखता है तो वो कौन हो जाएगा? महालेखाकार। जो अभी हमारे पास कौन है? दीपक दास हैं। अभी जो वर्तमान में आपके सीजीए हैं। ठीक है। सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑडिटर। जी हाँ, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर यानी महालेखाकार। ठीक है। महालेखा नियंत्रक नहीं, वो तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। महालेखाकार कौन है? तो वह है दीपक दास। दो प्रकार के न्यायालय थे, कंटक शोधन और एक था धर्मस्थीय। कंटक शोधन जो था वो फौजदारी मामले देखते थे और धर्मस्थलीय जो थे दीवानी मामले। अरे कंटक का मतलब हो गया कि इसमें कोई क्या हो गया? लटकने वाली बात हो गई, यानी कि ऐसा मामला जो बलपूर्वक शक्तिशाली मामला हो, यानी कि लूट काट, लूट हत्या, ये सब के मामले। दीवानी मामले हो गए जो कि जमींदारी वगैरह, इस सब से लगान वगैरह से हो रिलेटेड होगा। प्रांत, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक के शासनकाल में कलिंग विजय के बाद 5 प्रांत हो गए। कलिंग भी मिल गया। तो ये 5 प्रांत कौन कौन थे जिनकी राजधानियां मिलान में पूछी जाती है? उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णागिरी, मध्य क्षेत्र यानी सेंटर का जो क्षेत्र था वो पाटलिपुत्र था। ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन और कलिंग की राजधानी तोसली। 2 महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिए, उत्तरापद तक्षशिला और दक्षिणापद सुवर्णागिरी। अशोक के प्रमुख अधिकारी थे समाहर्ता, जो कि टैक्स कलेक्टर थे, कर निर्धारण करते थे। कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी थे, नहीं, ये टैक्स अप्लाई कर रहे थे कि कितना टैक्स लेना है। सन्निधाता कौन होते थे? तो ये राजकीय कोषागार, जो माल आता था उसका संरक्षक होते थे, उसके कस्टडियन थे। व्यवहारिक कौन थे? तो वह दीवानी मामले को देखते थे। दीवानी मामले को क्या कहा जाएगा? दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा गया। वही जो फौजदारी मामला है उसको कंटक शोधन कहा गया। धम्म महामात्र क्या था? तो समाज में जो है सामंजस्य की स्थिति बनाए रखिए, हर धर्म सद्भाव की भावना बनाए रखिए, उसके लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को अंता महामात्य कहा जाता था। महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाले अधिकारी को स्त्रिया अध्यक्ष कहा जाता था। रज्जुक कौन होते थे? रज्जुक और युक्त की चर्चा है शिलालेख में। तो रज्जुक होते थे साम्राज्य में न्याय करने वाले अधिकारी, युक्तुक होते थे जिला में राजस्व वसूली करने वाले राजस्व कर्मचारी। प्रतिष्ठा की बात करूं तो ये फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था। ठीक है। महामात्य प्रसर्प किसको कहा जाता था? तो गुप्तचर विभाग के हेड को महामात्य प्रसर्प कहा जाता था। प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता था। जिले के नीचे स्थनिक थे जिनमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का शासक जो था वो कुमार या आर्यपुत्र था। विषयपति विषय का मुखिया था। ग्रामिक ग्राम का प्रधान होता था तथा गोप 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जैसा वैदिक काल में हमने देखा था कि वहाँ जो वैदिक काल का ऑर्डर था वो था कुल, उसके बाद था ग्राम, उसके बाद था विष और उसके बाद था जन। कुल का हेड वहाँ पे होता था कुलब, ग्राम का ग्रामिणी, विषय का विष का विषपति और जन का राजन। यहाँ पर क्या है भाई साहब? यहाँ पर है कि प्रांत का प्रशासक जो है वो कुमार या आर्यपुत्र होता था। विषय का तो बहुत अच्छा है, दोनों जगह सेम है। विषय का विषयपति, ग्राम का भी चलेगा, ग्राम का ग्रामिक या ग्रामिणी जो कहिए। गोप जो था वो 10 ग्रामों का संभालता था, यानी 10 गांव मिलाकर एक गोप होता था। ठीक। समिति की बात करें, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5-5 मेंबर होते थे। ये पहले भी चर्चा हुई। ये कौन सी समितियां थी? 6। पहली थी विदेशियों के लिए, दूसरी थी जन्म मरण की देखरेख के लिए, तीसरा उद्योग और शिल्पकार के लिए, चौथा वाणिज्य व्यापार के लिए, पाँचवा निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करने के लिए और छठा बिक्री कर वसूलने के लिए। तो कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक में थे 5। सैनिकों को नकद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी।
मौर्यों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार, अब प्लिनी कहता है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 अश्वचलित थे, ठीक है, हॉर्स पावर, जिसमें से 500 दे दिया था अपने ससुर को, सेल्यूकस निकेटर को, 500 हाथी। मेगास्थनीज के अनुसार ये किसने कहा था? ये तो प्लूटार्क ने कहा था कि 500 हाथी दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्य, उसी बात को रिपीट कर रहा है कि कुल 6 समितियां थी जिसमें 5-5 मेंबर होते थे। चलो हटाओ, सेना की 6 समितियां थी। अच्छा, सेना की भी 6 समितियां थी जिसमें 5-5 मेंबर थे। अच्छा, पहले में जल सेना, दूसरे में यातायात और रसद की व्यवस्था, तीसरे में पैदल सेना की व्यवस्था, चौथे में अश्व सेना की देखरेख, 5वें में गज सेना की व्यवस्था और 6ठे में रथ सेना की व्यवस्था थी। तो सेना के भी 6 समितियां थी, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट था। गुप्तचर व्यवस्था में तो महामात्य प्रसर्प जो था वो गुप्तचर विभाग का हेड होता था। इसको याद रखिए। गुड पुरुष किसको कहा जाता था? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। संस्था, एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था। मतलब एक जगह अगर रुक कर, जैसे संस्थान है, जैसे हमारा आईबी है, रॉ है, यह सब इंस्टीट्यूट के तौर पे भी काम करता है। हालांकि यह विंग के फॉर्म में है, या दूसरे देशों में भी अपना ऑपरेशन करते रहते हैं। तो जो एक जगह रुक कर गुप्तचरी करेंगे उसको संस्था कहा जाएगा, और गुड पुरुष कहा जाता है गुप्तचर को अर्थशास्त्र के अनुसार। संचरा कहा जाएगा जो घूम घूम के जासूसी करेगा उसको संचरा कहा जाएगा, और एक जगह जो जासूसी करेगा उसको संस्था कहा जाएगा। सामाजिक जीवन सोशल लाइफ देखें तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। इसका आधार जन्म था। दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था। जो दास होते थे उन्हें कृषि कार्य में, गुलामों को। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण सबसे ज़्यादा सम्मानित थे मौर्य वंश में। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातियां थी जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, हमने प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह की चर्चा की है। अनुलोम विवाह में जो है वो क्या होता है, पुरुष जो है वो उच्च जाति से होगा, मेल जो है पुरुष उच्च जाति से होगा, और स्त्री जो होगी वो निम्न जाति से होगी। तो इसे कहेंगे अनुलोम विवाह। और ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, स्त्री उच्च जाति से हो और पुरुष निम्न जाति से हो तो उसे कहेंगे प्रतिलोम विवाह। देखिए इसकी चर्चा आ भी गई कि अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का, महिला निम्न वर्ण की। प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का, कन्या उच्च वर्ण की। नियोग प्रथा किसे कहा जाता था? वहाँ हमने नियोग प्रथा की भी चर्चा की थी। नियोग प्रथा का मतलब था कि स्त्री का अपने देवर के साथ रहना, उसे नियोग प्रथा कहा जाता। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक नियुक्ति की जाती थी, मतलब सम्राट का बॉडीगार्ड होती थी स्त्री। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, समझ रहे हैं। अनिष्कासनी, वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी उसे अनिष्कासनी, निष्कासन मतलब निकलना होता है। वेश्या को गणिका कहा जाता था। वेश्या को क्या कहा जाता था? गणिका। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपजीवा कहा जाता था। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपजीवा और वेश्या को गणिका कहा जाता था। आर्थिक स्थिति की बात करें, मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों को देखना था। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। अब सुवर्ण जो है, सोने के सिक्के को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कसारपन कहा जाता था। साहित्य में भी इसकी चर्चा थी, हमने शुरुआत की वीडियो में देखा। कांकनी, तांबे के छोटे सिक्के को कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो जो सिक्का जारी करते थे उन्हें लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। पुष्यगुप्त ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब जल वितरण की जो व्यवस्था थी उसी के लिए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। गुजरात के सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त ने करवाया था, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। अदेव मातृका, अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को अदेव मातृका कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार की भूमि थी, जो एक राजकीय यानी गवर्नमेंट की और एक निजी होती थी। अभी भी होता है इस तरह का। भूमि कर 1/4 से 1/6 था।
सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच था। भू राजस्व और सिंचाई कर कुल उपज का आधा था। भू राजस्व और सिंचाई कर कुल उपज का आधा था। भाग कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था। भाग क्या था? कृषि की आय पर, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्रीकल्चर इनकम पर आपसे जो टैक्स लिया जाएगा उसे भाग कहा जाता था। वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख उद्योग था जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष किसको कहा जाता था? जो सिक्का ढालते थे, यानी सिक्का जारी करते थे। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और उस एक प्रमुख राजमार्ग था उत्तरापथ। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिम तट पर सोपारा, भरौच प्रमुख बंदरगाह थे। श्रेणी उद्योग की संस्थाएं श्रेणी कहलाती थी। उद्योग की संस्था को श्रेणी कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था और इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। यानी कि जो सेल टैक्स है उसको अगर चोरी करते हैं आप तो मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, नहीं तो उसका 1/10वां भाग चुकाइए, 10% दीजिए। ब्याज को रूपिका और परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, ब्याज को, इंटरेस्ट को क्या कहता था? रूपिका और परीक्षण। ललित कला और वास्तुकला की बात करें तो कला और वास्तुशिल्प में मौर्य का योगदान महत्वपूर्ण है। अशोक ने कई नगरों की स्थापना की जिनमें श्रीनगर, कश्मीर की ललित पाटन, नेपाल प्रमुख है। राजा प्रसाद की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजा प्रसाद महल है वो लकड़ी का बना था। कुम्हरार पटना में 80 स्तंभ वाले राजा प्रसाद के अवशेष भी मिले हैं। वहीं दीदारगंज पटना के निकट से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर जो गुफाएं बनाया था वो उसको काटकर भिक्षुओं के लिए सुदामा की गुफा बनाई। ठीक है, अशोक के पौत्र ने, दशरथ ने लोमस ऋषि बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा थी और नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक के स्तंभ की चर्चा करें तो अशोक के स्तंभ मोनोलिथिक है, यानी एकास्मिक है, एक पत्थर के हैं, अर्थात एक ही पत्थर को तराशकर बनाए गए हैं। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। इन पॉलिशदार स्तंभों के केवल शीर्ष भाग को जोड़ा गया है जिनमें सिंह एवं सांड का विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण है। सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों से एक है। सारनाथ को किसने बनवाया? सारनाथ का जो स्तंभ है उसे अशोक ने बनवाया था। इन स्तंभों का निर्माण धर्म प्रचार के लिए किया गया था। लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ और रामपुरवा का वीरशव शीर्ष भी वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्तूपों का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में है, जिसे अशोक ने बनवाया। भरूच का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश में है। सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य काल से जुड़े हुए कुछ विशेष महत्वपूर्ण फैक्ट। मयूर मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। मयूर, पीकॉक मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। पाली मौर्य काल की आम जनता की भाषा थी पाली। ठीक है। तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का केंद्र था। मौर्य काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन सा जगह था? तक्षशिला, पाकिस्तान। मुगली पुत्तिस ने कथा वस्तु की रचना की थी और मुगली पुत्तिस जो थे वो तीसरी बौद्ध समिति की अध्यक्षता भी किए थे। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश को खत्म करने के लिए चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की भी मदद ली थी। कौटिल्य और चाणक्य के अलावा राजा प्रवर्तक से भी मदद ली थी। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए किसको भेजा था? कुणाल को भेजा था। अशोक को भेजा था उसके पिता ने, बिंबिसार ने, ठीक है, बिंदुसार ने, जबकि अशोक ने अपने बेटे कुणाल को भेजा था। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये था हमारा मौर्य साम्राज्य। आज हमने देखा, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आप इसे धैर्यपूर्वक देखेंगे क्योंकि पूरा क्राउन बुक हमको बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले ही ख़त्म करना है। लक्ष्य रहेगा कि दरोगा के एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।